Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the Learner Group CSS and PMS Preparation Group, जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि पेपर क्रैक करना सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह पाकिस्तान CSS के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 5.2 जो CSS के 2026 के एग्ज़ाम में आया था। तो वो क्वेश्चन के क्या था, वो था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। NGO once called force multipliers, now having trust issues as public skepticism about virtues and advantages of NCO has dropped. क्रिटिकल वो कहता है कि ट्रस्ट इश्यूज मल्टीप्लायर था, लेकिन उसको ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होते जा रहे हैं। जो आवाम है इसको वो शक की निगाह से देखती है, और उसके जो वर्चुअज यानी जो उसकी नेकियां हैं या उसके फ़ायदे हैं वो भी कम हो रहे हैं। क्यों? तो वो कहता है क्रिटिकली एग्जामिन वाई NGO स्पेस इज श्रिंकिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि क्या क्रिटिकली एग्जामिन करोगे क्या वजूहात हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी जो NGOs की स्पेस है वो कम होती जा रही है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू पाकिस्तान के साथ रेफरेंस करके बताएं। तो ये था क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की अपनी आउटलाइन देख लेते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आउटलाइन, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जब आपको पेपर मिलता है तो आप ना अपने क्वेश्चन पे जो आप MCQs के टाइम के बाद ना आपको दे देते हैं, वो आपको क्या कहते हैं आंसर शीट दे देते हैं और पेपर भी दे देते हैं लॉन्ग आंसर वाला। तो आप इन्हीं उस 30 मिनट के अंदर अंदर पेपर की आउटलाइन बना लें। जो आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, तो हर क्वेश्चन की आप आउटलाइन बना के रख लें, ताकि इस तरह आपको एक तो दिमाग पे जो अब नया ताज़ा पड़ा होगा तो आप इजीली वो आपकी आउटलाइन बन जाएगी। लेकिन जब बाद में आप लिखने बैठेंगे तो आपका दिमाग थक चुका होता है, इसलिए आपने सबसे पहले आउटलाइन बनानी है। तो हमारे क्वेश्चन की आउटलाइन में तो सबसे पहले हमारे डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ NGOs। डेफिनेशन देखेंगे NGOs की, उसके बाद देखेंगे फीचर। ये नहीं, जो ये फीचर्स भी वही कुछ होंगे जो NGOs की डेफिनेशन में जो होंगे ना, वही इसके फीचर्स होंगे, उसके हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसने बात की है NGOs एज फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर कैसे थी वो देखेंगे। उसके बाद नंबर 2 उसने फिर क्वेश्चन बात किया है कि जो स्पेस है वो क्यों उसके ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन NGOs के NGOs में ट्रस्ट कम क्यों हो रहा है, वो रीज़न बताएंगे कि उसने पूछा है क्वेश्चन। उसके उसने बताया कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करते बताएं कि उनकी स्पेस श्रिंकेज क्यों कम हो रही है, श्रिंकिंग जो उनकी हो रही है। पहले तो डिक्लाइनिंग ट्रस्ट हो रहा है, वो बताएंगे क्यों हो रहा है। फिर दूसरा जो वो कह रहे हैं श्रिंकिंग जो हो रही है, उनकी जो स्पेस कम हो रही है, श्रिंकिंग स्पेस ऑफ NGOs क्यों हो रही है, रेफरेंस टू पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी क्रिटिकल एवोल्यूशन, क्रिटिकली क्या था, तो फिर हम इसकी क्रिटिकल एवोल्यूशन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रेफरेंस टू पाकिस्तान उसने ये बात की, तो हम रेफरेंस की बात करेंगे। रेफरेंस टू पाकिस्तान में स्पेस क्यों कम हो रही है वो डिस्कस करेंगे। उसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन करेंगे, क्या जो हो रही है वो क्या जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड पे हम बताएंगे अपना वे फॉरवर्ड, जो नेगेटिव क्रिटिकल एनालिसिस में जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, वो वे फॉरवर्ड बताएंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर होगा, इसके गिर्द हमारा पूरा लेक्चर घूमेगा। तो अभी हम देखते हैं कि तो सबसे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल द लर्नर ग्रुप फॉर CSS PMS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो हमारी आउटलाइन बनाने का तरीका कैसा लगा।
हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं और पास्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं अकॉर्डिंग टू फीचर क्या है। डेफिनेशन, डेफिनेशन सिंपल है, मैं लिखूंगा तो टाइम रहेगा, आपने खुद लिखना है, मैं दो बोल दूंगा ताकि आपके आसानी के लिए आप इसको राइट डाउन करें। NGO इज़ एनी नॉन प्रॉफिट voluntary citizens group which is organized on local, national or international level, task oriented and driven by people with the common interest, perform a variety of services, उसे क्या करते हैं, perform a variety of services and humanitarian functions, and perform a variety of services and humanitarian functions। दोबारा नोट डाउन कर लें। NGO is any non-profit voluntary citizens group which is organized on local, national और इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद टास्क ओरिएंटेड एंड ड्रिवन बाय द पीपल विद द कॉमन इंटरेस्ट, परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन फंक्शंस। ये हो गया उसकी डेफिनेशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख ली होगी। अभी हम देखते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स भी इतने ख़ास नहीं है, 3-4 हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लें। जो डेफिनेशन में बात हुई वही इसके फीचर्स होंगे। तो पहले तो कहता है ये नॉन गवर्नमेंटल होगी, जैसे उसका नाम लिखे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नॉन गवर्नमेंट यानी इसका गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होगा। नंबर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, लेकिन जो NGOs होती हैं इसमें कोई प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं किया जाता। नंबर 2 वॉलंटरी, और इसमें जो लोग मोस्टली बंदे जो काम कर रहे होंगे वो वॉलंटरी काम कर रहे होंगे। तो 3 इसे फीचर हो गया। तो एक कोटेशन नोट कर लें। ए रिजिलियंट, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। रिजिलियंट सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी भी NGO होती है। Civil society is not a threat to the state but partner in governance। इसके बाद ये डेफिनेशन और ये लिखने के बाद आपने ये कोटेशन लिख देनी है। ठीक हो गया। तो अभी हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है वो है NGO एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। NGO एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, ये भी हम सिर्फ उसके जो कोटेशन उसी को वो कर रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसने अपनी दी है ना, इतनी बड़ी क्वेश्चन की लेंथ दी है, उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, डिकोड करने में। तो NGO एज ए फोर्स मल्टीप्लायर कैसे था। सबसे पहले ये क्या करता है, डिलीवरिंग। NGOs वो क्या करती हैं, डिलीवरिंग सोशल सर्विसेज। जो NGOs होती हैं ये सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये डिलीवर करती हैं। कौन कौन सी, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ। जहाँ हमारी जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता या दूर होता है तो वहाँ ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
मेडिकल हो गया, एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो TCF जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, वो गरीब बच्चों तक वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। वो जहाँ वहाँ करती है जहाँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो थरकोल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इतना बड़ा एजुकेशन स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ ये स्कूल बनाती है ताकि वहाँ के बच्चे भी, दूर दराज इलाकों के बच्चे भी एजुकेशन हासिल कर सकें। उसके बाद दूसरी जो है UN की है, जो वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो KPK में गवर्नमेंट के साथ इश्तराक करके डिफरेंट किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम मुझे हो गया था, मलेरिया हो गया था, तो वो मलेरिया टेस्ट जो हुआ था वो UN की उसके टेस्ट के ज़रिए हुआ था। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, एडवोकेटिंग, यानी सपोर्ट करती हैं, एडवोकेटिंग, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड स्टेट की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अगर कोई ऐसी स्टेट गलत काम करती है तो उसके ख़िलाफ़ ये वो करते हैं, एहतजाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ वो होती हैं, जैसे हमारी लेबर यूनियन होती है या बार एसोसिएशन होती हैं, ये भी एक वो कहते हैं NGOs होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स यानी अगर कहीं वायलेशन हो तो उनको बगैर किसी चार्जेस के उनको पूरी सपोर्ट फ्राहम करती हैं। अगर कोई गरीब बंदे के साथ जुल्म हो जाए, यानी नाइंसाफ़ी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी इंस्टीट्यूशन उस कानून का गलत इस्तेमाल करे, तो उसको बचाने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये एक्टिव हो जाती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं, और उसके लिए फ्री में उसके केस लड़ती हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी करती हैं। ये दूसरा फोर्स मल्टीप्लाई यानी ह्यूमन राइट्स की वो सपोर्ट करती हैं। उसके बाद सर्विसेज डिलीवरी करती हैं। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है सपोर्टिंग डिज़ास्टर रिलीफ एंड डेवलपमेंट। खुदा न खास्ता अगर किसी एरिया में वो कहते हैं फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की एड पहुंचने से पहले USAID, यूनाइटेड नेशन की एड और दूसरे ममालिक की जो NGOs की वो एड पहुंच जाती है। और इस एड में क्या करते हैं, वो पहले आपको खुराक इंश्योर करते हैं, फिर आपको शेल्टर्स देते हैं, टेंट वगैरह देते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये नहीं, अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान से मिलकर उसको उस डिज़ास्टर की जो वो क्या कहते हैं डेंसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि स्टेट की जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद नंबर 4 क्या है, फिल गवर्नेंस गैप। जो हमारी NGOs होती हैं ये हमारी जो गवर्नेंस गैप रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें अपना वो क्या कहते हैं मेडिकली उसमें वो पूरा नहीं कर पा रही है, उसका बजट पूरा नहीं हो पा रहा। एजुकेशन का सेक्टर है, ये मेडिकल सेक्टर है, या कोई और वजूहत हैं, यानी जो सोशल नेट्स हैं वो गरीब बंदों को गुर्बत ख़त्म नहीं कर पा रही, तो ये NGOs को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो इसकी मिसाल है ये जो फाउंडेशन है, ये ग्लोबल वो नेटवर्क की है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो एम्बुलेंसेज हैं वो एदी फाउंडेशन के पास हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में काम करती हैं। और जहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, यहाँ एदी की फाउंडेशन की इस सर्विसेज वो पहुँच जाती हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पास कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए शौकत खानम जो इमरान खान ने स्टार्ट किया था वो अस्पताल है। तो ये जी भी NGO शौकत खानम हो गया, इंडस हॉस्पिटल हो गए। उसके बाद ये ईदी फाउंडेशन है, ये मेडिकली उसमें जो अहम किरदार जो गवर्नेंस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही हैं, और ये सारी क्या हैं NGOs हैं। ये होगी। तो अभी हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हो गया रीज़न फॉर, अभी हम देखते हैं रीजंस। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है इतना कुछ करने के बाद उसकी क्या है कि वो NGOs में उनका ट्रस्ट ख़त्म क्यों जा रहा है। रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन NGOs।
एनजीओज में ट्रस्ट क्यों ख़त्म होता जा रहा है? सबसे पहला डिक्लाइनिंग ट्रस्ट जो उसने पूछा है। अभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पीछे वो तो आपने एक दो पॉइंट मिले, वो जो है आपने आधे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आपने 3-3 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इश्यूज इन एनजीओज। एनजीओज की सबसे पहली वजह है तो इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि इनको जो इनकी जो फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इनकी कितनी फंडिंग कहाँ से आई और कहाँ खर्च हुई। ठीक हो गया। उसके बाद इसके ऊपर कोई वो ऑडिट नहीं देते कि हम अपना वो ऑडिट नहीं करवाते कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमें बाहर से 100 रुपये आया तो हमने इतना 100 रुपये कहाँ लगाया है। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि पहली जो वजह है वो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का इशू है। इसकी वजह से आवाम का इसके ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। और ये भी नहीं बताते कि ये किस काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, इनके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 40% ऑफ द सर्वे रिस्पोंडेंट, यानी जो पाकिस्तान में 40% जो सर्वे हुआ है, एक्सप्रेस स्पेक्टिज्म, यानी वो नेगेटिव स्पीशियस नज़र से देखते हैं, स्पेक्टिज्म रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकल एनजीओज। 40% के जो रिस्पॉन्डेंट ने कहा कि हम शौक की नज़र से देखते हैं लोकल एनजीओज को रिगार्डिंग इनकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। और ये किसने कहा? ये हमें जो डाटा मिला है ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने दिया है। नंबर दूसरी जो रीज़न है वो है फॉरेन फंडिंग एंड सॉवरेनिटी इश्यूज। इसके बाद जो मेजर इशू है वो है फॉरेन फंडिंग। पाकिस्तान में जो मोस्टली बड़ी एनजीओज हैं वो फॉरेन फंडिंग होती हैं, और जब भी कोई फॉरेन फंडिंग करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो बाद औक़ात की जो हमारी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी वो करता है, वायलेट करता है। उसके बाद जो टेरर फाइनेंसिंग होती है ये भी एनजीओज के नाम पे होती है। टेरर फाइनेंसिंग हो गई या मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, तो या डॉलर स्मगल करना, ये सारा किसके थ्रू होता है? ये एनजीओज के थ्रू होता है। इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी को भी नुकसान हो, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टेरर फाइनेंसिंग जब करते हैं, टेरर एड आती है पाकिस्तान में तो वो भी पाकिस्तान के नुकसान करती है। या किसी मुल्क में जब टेरर फाइनेंसिंग होती है, टेरर एड होती है, तो जिसकी वजह से उस मुल्क पर उसकी कम्युनिटी पे नुकसान उठता है। तो इसलिए इसके ऊपर इनका ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। नंबर तीसरा क्या है? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एनजीओज। जो सबसे पहले एनजीओ का मकसद होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इसका गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जब ये जो एनजीओज होती हैं किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्या बन जाएं, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं या उसके हलीफ बन जाएं या उसके सपोर्टर बन जाएं, तो इससे वो मुखालिफ जो अगर वो हुकूमत में है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर वो अपोजिशन उसको वो करेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, उसके ऊपर वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, तो जिसकी वजह से ये नुकसान करते हैं। तो एनजीओज का पॉलिटिसाइजेशन करने से भी वो कहता है कि इस पर पब्लिक ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो नून लीग का है और ये जो एनजीओ है वो उसको सपोर्ट कर रही है पीटीआई को, तो लेकिन जो वो वर्कर है वो उससे के साथ काम कर रहा है, वो नून लीग का है, तो फिर क्या होगा, वो उनसे उसको शक की नज़र से देखेगा, ये जो मुझे दे रहे हैं ये उसकी गलत तरीके से दे रहे हैं। इसलिए इसके बारे में कोटेशन नोट कर लें जो लैरी डायमंड ने दी है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। लैरी डायमंड ने कहा है ए पॉलिटिसाइज्ड सिविल सोसाइटी
ceases to be a bridge between state and people. A politicized civil society ceases to be a bridge between state and people, के वो रोक देती है। उसके बाद इट बिकम्स अ बैरियर, वो कहता है ब्रिज का काम ख़त्म कर देती है, इसका काम रोक देती है और ये बैरियर बन जाती है। नंबर 4 जो रीज़न है वो है राइज ऑफ डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। कहता है कि एनजीओज क्योंकि ना जो ये गवर्नमेंटल नहीं होती है, इनको गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं होती, तो इसके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत आसान होता है। इनके फॉरेन फंडिंग पे क्या कहते हैं, इसी सवाल इसको फॉरेन एजेंट कहा जा सकता है कि फॉरेन वेस्टर्न एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ये वेस्टर्न एजेंट्स हैं या ये फिर वो हैं फॉरेन एजेंट्स हैं या एंटी नेशनल है पाकिस्तान, यानी इंटरनेशनल हैं ये, तो इसलिए इनको ईजिली टारगेट किया जा सकता है। राइज ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनजीओज, तो मिस इन्फॉर्मेशन ईजिली कंपेन्स की जा सकती हैं इनके खिलाफ। तो इसकी वजह वो कहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एनजीओज पे ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल एनजीओज हो रही हैं, ये 4 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से पब्लिक का इसके ऊपर ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि श्रिंकिंग वाई shrinking space of NGOs in पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में NGOs के लिए स्पेस क्यों कम होती जा रही है। इसकी वजूहत लिखते हैं। जो सबसे पहली वजूहत है वो है रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग किया, इशू किया, एक्सट्रीमिज़म को फेस किया है 2001 से 2024 तक। 2014 में जो एक्सट्रीमिज़म हुआ था, तो ये सब पैसा किधर से आता था? टेरर फाइनेंसिंग जो होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग आती थी, तो ये कहाँ से आती थी? तो ये आती थी एनजीओज़ के नाम पर। तो पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न बनाई है और चैरिटी कमीशन बना दिया है। चैरिटी कमीशन जो इनको जो फॉर एग्जाम्पल जो कोई डोनेशन करता है या फिर वो चैरिटी देता है, तो वो उसके ज़रूर रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन बनाया कि इनकी जो भी जब भी एनजीओ रजिस्टर्ड होगी तो इन प्रोसेस से इनसे रजिस्टर्ड होगी। तो किसके थ्रू होगा? ये चैरिटी कमीशन के थ्रू रजिस्टर्ड होगी। तो चैरिटी रजिस्टर जो है वो इसको वो करेगी, रजिस्टर करेगी, तो फिर उसके ऊपर ऑडिट भी करेगी। तो इसकी वजह से वो एनजीओज़ की स्पेस कम होती जा रही है, इनकी वर्किंग की जो स्पेस कम होती जा रही है। तो इसकी कोटेशन नोट कर लें। अंडर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन पॉलिसी 2022, अंडर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन पॉलिसी 2022 की जो रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन पॉलिसी थी एनजीओज़ की, तो उसकी वजह से क्या हो गया? हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल एंड लोकल एनजीओज़ फेस सस्पेंशन। उसकी वजह से वो क्या है कि 100 से भी ज़्यादा ग्लोबल लोकल एनजीओज़ की जो है वो सस्पेंशन हो गई थी रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 है सिक्योरिटी ड्रीवन अप्रोच। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान जब भी कोई वो है एनजीओ को रजिस्टर करने लगती है, तो सबसे पहले वो किसको रखती है? सिक्योरिटी को मद्देनजर रखती है। क्या ये एनजीओ हमारे लिए हमारी सॉवरेनिटी को नुकसान तो नहीं करेगी? क्या ये टेरर फाइनेंसिंग कर सकती है, या ये टेररिज्म को फैला सकती है, या ये मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती है? तो इसके नज़र में रखते हुए उसके पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अब इसको अप्रोच इस दिमाग में रखती है, जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन करती है। उसके बाद तो इसकी वजह से जितने वो पैरामीटर्स पर अगर वो नहीं उतरती, क्या कहते हैं, एनजीओ उसके ऊपर पाकिस्तान के पैरामीटर के ऊपर नहीं उतरते, उसको रजिस्टर नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी स्पेस यानी वो कैंसिल, यानी वो एनजीओ पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं कर पाती।
उसके बाद FATF टारगेटेड द पोटेंशियल अब्यूज़ ऑफ NGO फॉर द टेरर फाइनेंसिंग। तो FATF की जो है वो 8 रिकमेंडेशन थी दी थी। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकलने के लिए FATF ने पाकिस्तान को 8 वो दिए थे, रिकमेंडेशन दी थी। उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि वो NGOs को सिक्योरिटी डिमांड अप्रोच से देखें। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रस्ट डेफिसिट अमंग पब्लिक। उसके बाद जो NGOs में जो है ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है पब्लिक में NGOs के खिलाफ। क्योंकि NGOs होती हैं एक तो सबसे पहले है जो स्पेसिफिक इलाके में काम करती हैं, ठीक हो गया। नंबर 2, उसके बाद ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, यानी ये वो होते हैं वेस्टर्न आइडियाज़ को लेकर चल रहे होते हैं। और बाद का जो इनकी आइडियोलॉजीज़ होती हैं NGOs की, वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स और रिलीजियस अफेयर के ख़िलाफ़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली जो NGOs होती हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लाम में तो कहा गया चार दीवारी का चादर और चार दीवारी को कहा गया कि औरतों को चादर और चार दीवारी में रखो। लेकिन जो ये NGOs होती हैं मोस्टली क्या कहती हैं, USAID है वो जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि लड़कियों को पहले एम्पावरमेंट के पहले उनको तालीम दो, फिर उससे काम करवाओ, इनसे लेबर काम करो। तो चार दीवारी सारा काम भी ख़त्म करते हैं, जो इसकी वजह से इनके NGOs में ट्रस्ट की कमी है। ट्रस्ट डेफिसिट अमंग पीपल, ट्रस्ट नहीं पीपल। उसके बाद इसके लिए जो केस स्टडी है वो है द शकील अफरीदी केस। इसमें क्या हुआ था कि जब शकील अफरीदी था इसको CIA ये एक गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा का एक डॉक्टर था, इसको अपॉइंट किया CIA ने। और इसने क्या किया, इसने हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन के नाम पे उसामा बिन लादेन की क्या कहते हैं उसामा बिन लादेन का DNA चेक करने की कोशिश की। तो CIA ने चेक करना था कि एबटाबाद में क्या उसामा बिन लादेन की औलाद है कि नहीं, ताकि वो DNA से वेरीफाई कर सकें। तो वो क्या था, वो हेपेटाइटिस B के वो वैक्सीनेशन के नाम पे उन्होंने सब डाटा इकट्ठा किया था। तो इसलिए लोग अब जो अभी KPK में जो वैक्सीनेशन के खिलाफ जो लोग कत्ल करते हैं, क्यों करते हैं, कोई इसकी रवायत जो शायद शकील अफरीदी ने डाली थी, जो केस था उसके थ्रू डाली गई थी, और ये फेक वैक्सीनेशन थी। इसकी वजह से लोग अब NGOs पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते। उसके बाद नंबर 4 जो है वो है डोनर डिपेंडेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़। पाकिस्तान में मोस्टली जो NGOs हैं वो हैं डिपेंडेंट हैं फॉरेन डोनर्स पे, ठीक है। कि पाकिस्तान के अंदर जो NGOs हैं वो लेस, उनको जो डोनर वो है लेस डोनर्स हैं, जो मोस्टली वो किस पे हैं, वो फॉरेन डोनर्स पे डिपेंडेंट्स हैं। जब उनका वो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, या वो चाहते हैं कि उनके पास अगर वो पैसे पीछे से नहीं भेजते, तो पाकिस्तान में जो NGOs अपना काम कर रही होती है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो उसको पूरा नहीं कर पाती। इसकी वजह से ही पाकिस्तान में NGOs की स्पेस कम होती जा रही है। नंबर 5 जो है पाकिस्तान 5 जो वजूहत वो है ओवरलैपिंग। रोल विद द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद जो सबसे मेन वजह है NGOs की पाकिस्तान में लेस श्रिंकेज की वजह है, इनका क्या है, ओवरलैपिंग रोल्स हैं। कि जो गवर्नमेंट है वो भी एजुकेशन
और हेल्थ पे काम कर रही है, और जो हमारी मोस्टली एनजीओज़ हैं वो भी इसी पे काम कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी ओवरलैप आपस में हो जाती है। इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को अपना वो क्या कहती हैं, हरीफ समझती है, यानी कंपटीटर समझती है। इसकी वजह से वो इनको लाइसेंस नहीं करती है, जिससे इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करती, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में इनकी स्पेस कम हो रही है। तो एक एग्जांपल है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरी हैं एनजीओज़ हैं वो भी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए उनको पैसे देती हैं। यानी दोनों, एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, अगर गरीब बंदा है तो उसको वो दोनों तरफ से उसको फ़ायदा हो रहा है, और जो 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 यानी जो हैं इसका यानी जो वो है क्या कहते हो उसके एलिजिबल हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा, और जो दूसरे हैं वो डबल मुनाफा पा रहे हैं। इसके ऊपर ओवर लैपिंग रूल्स हैं। ये हो गया। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एवल्यूशन कि आया क्या ये जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं ये गलत हैं कि सही हैं। क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, क्रिटिकल एवल्यूशन करते हैं। एवल्यूशन समझ लें या एनालिसिस समझ लें, ये एक ही बात होती है। इसमें जो होता है क्रिटिकल एनालिसिस में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें बतानी होती हैं। सबसे पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो सबसे पहला जो पाकिस्तान ने इंजेक्शन लगाई है या सिक्योरिटी टीम अप्रोच बनाई है या ट्रस्ट अवाम में है या डोनर डिपेंडेंसी है, इसके जो इश्यूज़ हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जो रेगुलेशन लगाई है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगी, इससे क्या होता है कि इनकी जो इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, कि इनकी करप्शन, इंटरनल करप्शन या एक्सटर्नल करप्शन या इंटरनल फंडिंग या एक्सटर्नल फंडिंग इससे चेक होती है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इससे इंश्योर करते हैं किसके थ्रू, ये रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। इसका ये फ़ायदा हुआ है। नंबर दूसरा क्या फ़ायदा हुआ है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एनजीओ फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। जब वो ऑडिट करती हैं तो उसमें पता चल जाता है कि जो उनका जो एनजीओ है उसका मकसद क्या है, वो किस तरह पूरा कर रही है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसमें करप्शन तो नहीं, उसके बाद क्या ये इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही। इलीगल एक्टिविटी क्या फ़ायदा, ये स्टेट के ख़िलाफ़ तो नहीं है, एंटी स्टेट काम तो नहीं कर रही, या टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रही वगैरह वगैरह, ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रही। इस तरह के वो कहता है कि इसको वो प्रिवेंट करती है। ये हो गया फ़ायदे। तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है। उसे अब देखते हैं नेगेटिव, इसका देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आते हैं जितनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं इन रिफॉर्म्स की वजह से। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आ रहा है वो है लिमिट द ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच। आउटरीच से मुराद ये है कि जहाँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं या स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट की भी नहीं है। तो ये जो इनको अगर वो एनजीओज़ को भी नहीं देते तो वहाँ के बच्चे बेचारे ना उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ रह जाती हैं और ना ही वो क्या कहते हैं उनके पास एजुकेशन की सहूलियत रह जाती हैं। तो अगर ये कौन कर सकते हैं, इनको मोस्टली एनजीओज़ ही कर सकते हैं। लेकिन जो क्या पाकिस्तान ने एनजीओज़ के लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं इसकी वजह से वो अपना ये काम नहीं कर पाती। ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है सिविल सर्विस डिलीवरी, रिड्यूस सर्विस डिलीवरी इन क्राइसिस एरियाज।
क्राइसिस कह लें या जो इम्पेक्टेड एरियाज़ कह लें। सर्विस डिलीवरी में क्यों रिड्यूस हो जाती है? नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट ये होता है कि इनके रजिस्ट्रेशन में फॉर एग्जाम्पल एक इलाके में सैलाब आया है या वो क्या कहते हैं नंजल आ गया है, उनको एड पहुंचाने के लिए सबसे पहले उसको वो ऑर्गेनाइजेशन NGO को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना सारा कुछ वो बताना पड़ेगा, हम इतना कुछ पैसा कमाते हैं कि कहाँ से लेते हैं ये वगैरह, ये सब कुछ बताते जाते इतनी देर में उसकी जो उनको गरीबों तक उसकी मदद पूरी नहीं पहुँच पाएगी। तो इसकी वजह से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, डिले हो रहा है, डिले सर्विस डिलीवरी है। ये हो गया। तो अभी हम करते हैं वे फॉरवर्ड, 7वां पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो वो क्या कहते हैं वो आउट ऑफ रीच जो एरियाज़ हैं वहाँ तक वो कहते हैं कि वो कैसे पहुँचाएँ। तो वो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो, और दूसरा पॉइंट है जो डिले सर्विस डिलीवरी हो रही है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। उसके लिए सबसे पहला वो बता रहा है बैलेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, यानी एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो क्या हो, बैलेंस क्रिएट करे, किसके दरमियान क्रिएट बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी का है वो अप्रोच है उसके दरमियान, और फ्रीडम ऑफ NGOs के दरमियान वो करे कि इसकी फ्रीडम को भी इंश्योर करे और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करे। ऐसा फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए कि कुछ नेशनल सिक्योरिटी की बातें मानी जाएँ और कुछ इसकी NGOs की फ्रीडम की बातें मानी जाएँ। तो ये ऐसी फ्रेमवर्क की हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। उसके बाद नंबर 2 क्या वे फॉरवर्ड है, वो कहता है स्ट्रेंथनिंग के मजबूत करें। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म को मजबूत करें, ताकि इसके ज़रिए से जो NGOs की प्रॉपर वो क्या हो सके, अकाउंटेबिलिटी हो सके, इनके इंटरनल भी अकाउंटेबिलिटी हो सके कि इनके जो पास फंड है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ये है कि इनके कौन कौन इनको फंडिंग कर रहा है और कोई इनमें करप्शन तो नहीं कर रहा, जैसे जो NGOs का है वो पैसा ज़ाया तो नहीं कर रहे, यानी वो करप्शन तो नहीं कर रहे। तो इस तरह मैकेनिज़्म बनाने चाहिए। और थर्ड पार्टी क्या हो, थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें, थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवा सकते हैं जो दोनों तरफ से काबिल बर्दाश्त, दोनों एग्री करें। उसके बाद नंबर क्या है, नंबर 3 जो है स्पेस कम हो रही थी, ये 400 पे डिपेंडेंस थी हमारी, तो उसके लिए क्या करें, प्रमोटिंग लोकल फिलांथ्रोपी कहते हैं, वो क्या कहते हैं इसको, चैरिटी, कि हमें चाहिए कि जो हमारे लोकल डोनर्स हैं वो हमें NGOs को प्रमोट करें। जैसे TCF है, इसको स्पॉन्सर करता है, एंग्रो वाले करते हैं। उसके बाद जो इंडस है वो इंडस हॉस्पिटल्स हैं, इसको इंडस मोटर्स हैं जो भी है वो उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे इलाकों में डिफरेंट किस्म के वो होते हैं ट्रस्ट, वो होते हैं हॉस्पिटल होते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए चाहिए कि जो पाकिस्तान में जो है इनको चाहिए कि जो दूर दराज इलाकों में हैं उनमें वहाँ भी जाके ये सपोर्ट करें। तो एक फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान गिव्स अप्रॉक्सीमेटली ट्रिलियन रुपीस के 240 ट्रिलियन रुपीस की जो है पर ईयर चैरिटी करते हैं। जो पाकिस्तानीज हैं, जिसको नोट कर लें, पाकिस्तान गिव्स अप्रॉक्सीमेटली
240 ट्रिलियन रुपीज़ पर ईयर इन चैरिटी। और ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ फिलंथ्रॉपी कह रही है। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलंथ्रॉपी की रिपोर्ट है। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलंथ्रॉपी की वो है। 3 हो गया। नंबर 4 है बिल्डिंग स्टेट एनजीओ पार्टनरशिप के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एनजीओज़ को एज ए कंपटीटर ना देखें, बल्कि एज ए कोलैबोरेटर्स और पार्टनर्स देखें, ताकि जो गवर्नमेंट से इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा वो एनजीओज़ के साथ मिलकर वो रिजॉल्व करे। इसके लिए वो जो अगर दूर दराज इलाकों में तालीम का मसला है तो ये एनजीओज़ के साथ, यानी एनजीओज़ को वहाँ एसेस ईजिली होती है, ये फंड एनजीओज़ को पैसे दें। जैसे पेफ करता है पंजाब जो पंजाब एजुकेशन फंड वो फंड है, वो जहाँ सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ उनको वो सपोर्ट करता है। तो इनको भी चाहिए कि ये एनजीओज़ को फ़ंड करें, उनके पास अपना भी फ़ंड होता है, ये गवर्नमेंट इनको फ़ंड दे, तो ताकि जो एजुकेशन का इशू है या हेल्थ का इशू है ये रिजॉल्व कर सकें ईजिली। उसके बाद ये गुर्बत भी ईजिली ख़त्म की जा सकती है इसके थ्रू। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन successfully partners with NGOs to run low-cost private schools, tackle the issue of out-of-school children in Sindh. The Sindh Education Foundation successfully partners with NGOs like TCF to run low-cost private schools to tackle the issue of out of school children's. नंबर 5 क्या है? वो कहता है जो स्पेस कम हो रही है वो कह रहा है कि इनके जो है ट्रस्ट इश्यूज है वो क्या कहते हैं, इनहेंस द पब्लिक ट्रस्ट, के एनजीओ को चाहिए कि आवाम के जो ट्रस्ट है उसको इनहेंस करे। तो वो कैसे इनहेंस कर सकते हैं? वो सबसे पहले वो बताया कि उनका मकसद क्या है, एनजीओज़ का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और प्रोसीजर्स क्या हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके हैं। इन स्टेप से क्या होगा, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो एनजीओज़ में बढ़ेगा। उसके बाद इनको चाहिए कि ये सबको इक्वली प्रमोट करें। प्रमोट इक्वालिटी, ये नहीं करें कि ये सिर्फ जो प्रमोट इक्वालिटी कि कुछ लोगों पे ये नवाजा ज़्यादा करें और कुछ को इंक्लूड कर लें, जो स्पेशल लोग जो वो हैं डिपेंडेंट हैं या जो एलिजिबल हैं किसी स्पोर्ट के लिए या फंड के लिए, उनको एक्सक्लूड कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इक्वालिटी करें जिससे पब्लिक ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में साउथ कोरिया की केस स्टडीज सुन लें। द साउथ कोरिया एनजीओ improved public trust by establishing information openness portals. In South Korea, NGOs improved public trust by establishing information openness portals. तो उसके जो इंफॉर्मेशन ओपन पोर्टल थे उस पर क्या था, ट्रैक रियल टाइम प्रोग्रेस एंड स्पेंडिंग ऑफ द फंड्स ऑन द सोशल प्रोजेक्ट्स। जो आम लोकल थे वो भी ट्रैक कर सकते, ट्रैक रियल टाइम प्रोग्रेस एंड स्पेंडिंग ऑफ द फंड्स ऑफ एनजीओ ऑन सोशल प्रोजेक्ट्स, वो कितना लगा चुके हैं वो सारा कुछ शो होता था। ये हो गया आपका क्या कह सकते हैं लेक्चर कंप्लीट। तो ये 5 फेव फॉरवर्ड हैं। तो अब क्या करें, कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन के लिए एक मैंने फिगरा निकाला हुआ है, इसको कोड कर लें आप। वही स्टार्ट जो था वही दोबारा, ए रेजिलियंस सिविल सोसाइटी इज़ नॉट ए थ्रेट टू स्टेट। ए रेजिलियंट सिविल सोसाइटी
इज़ नॉट ए थ्रेट टू स्टेट बट ए पार्टनर इन गवर्नेंस। कंस्ट्रेनिंग यानी इसको लिमिट करना है, महदूद करना। इट एनजीओ को महदूद करना। एक्सप्रेसिवली एक्सेसिवली मे सिक्योर द स्टेट इन शॉर्ट टर्म, मे सिक्योर द स्टेट इन शॉर्ट टर्म बट वीकन इट इन द लॉन्ग टर्म, बट वीकन इट इन द लॉन्ग रन। ये हो गया आपका लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो का हम जो पढ़ाने का तरीका है इसको मुझे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSA PMS की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली खास पास्ट पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद लेक्चर है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।